गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, आज मैं आपकी क्लास 8 की केमिस्ट्री, ठीक है, जो पियर्सन फाउंडेशन की सीरीज है उसमें केमिस्ट्री, वो भी क्लास 8 के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, बायो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 4 चैप्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हूँ। ठीक है, आप जाके वो सीरीज मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई नो यू विल एंजॉय दैट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, और इस सीरीज में भी आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने आपका एक छोटी सी सीरीज है 5 से 6 वीडियोस की, वो भी डाली हुई है। आप वो देखेंगे तो आपको उसमें भी मजा आएगा। ठीक है, और उसमें काफी बेसिक्स भी बताए हुए हैं और कई थियरीज हैं जो इस चैप्टर में यहाँ पे आपके लिए आपके पास नहीं है, बट वो अल्टीमेटली आगे आपको काम आएंगे। ठीक है, तो आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं। इससे आपका जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो उसकी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक नंबर्स के साथ सारे एलिमेंट्स याद कर लें, क्योंकि इसमें देखोगे ना कि एटम का मास, वो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास नंबर, ये सारे आप फाइंड आउट करोगे, उसमें अल्टीमेटली आपकी बहुत जरूरत इनकी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, हालांकि आपको एटॉमिक नंबर मिलते हैं, बट स्टिल अगर आपको याद होंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, लेट मी जूम इट आउट एंड stay with me. You are going to enjoy, and this is a journey in which we both, not only me but you also will enjoy. Okay, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में। देखिए, the sun, the moon, the star, etc. are the some constituent of the universe by conventions. In reality, there is a matter and the space. देखिए, अगर आप देखते हैं चारों तरफ में, देखते हैं यूनिवर्स में बात करें, तो आप सोचते होंगे कि सन, मून, स्टार्स, ये और आपके प्लैनेट्स, यही सारी चीजें हैं। लेकिन वास्तव में बात करें, रियलिटी में बात करें, तो एक्चुअल में चारों तरफ आपकी चीजें जो प्रेजेंट है, एक तो स्पेस है और दूसरा है मैटर। द स्टडी ऑफ मैटर डेटेड बैक टू as early as 1600 BC, where both ancient Indians and Greeks were important pioneer in the study of matter. ठीक है, ग्रीक्स और इंडियंस थे जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। अगर इंडियन की बात करें तो देखिए, महर्षि कंद propounded that matter is made up of small indestructible particles called परमाणु। महर्षि कंद ने क्या बताया कि मैटर क्या है, छोटे छोटे टाइनी इंडेस्ट्रक्टेबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। जो ग्रीक फिलोसफर थे, जिसमें आपका डर्मिंग आते हैं, ठीक है, और आपके जो गिब्सन आते हैं, ये सारे थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो आपके क्या कहलाते हैं, द वर्ड एटम इज कॉइन्ड बिकॉज these small particles of matter are assumed to be indestructible. इन्होंने एटम क्यों नाम दिया, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका एटम है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन ग्रीक लैंग्वेज एटम मीन्स द इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट। एटम में, ग्रीक लैंग्वेज में एटम वर्ड का मतलब होता है जिसको आप इजीली कट नहीं कर सकते। दीज achievements about the atom were merely based on the speculation later based on the experimentation. John Dalton postulated the theory of atom. In due course, the discovery of electron, proton and neutron proved atom to be divisible. देखिए, ग्रीक लैंग्वेज में एटम वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए थे जो सिर्फ स्पेक्युलेशन के बेसिस पे थे, लेकिन अजम्पशन की बेसिस पे। लेकिन जैसे जॉन डॉल्टन सर थे, उन्होंने अपनी जो एटम के स्ट्रक्चर की जो थियरी दी थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एटम क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई, ये जो स्पेक्टेकुलेशन थी या ये जो अवधारणा थी, पोस्टुलेट थे, ये सारे क्या हुए, गलत साबित हो गए, जिससे हमें बाद में पता चला कि जो एटम है वो आपका फर्दर डिवाइड हो सकता है। द आइडिया ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल पेव्ड द वे फॉर फर्दर
researches on the arrangement of these particles in the atom which lead to the development of various atomic model, ठीक है, डिस्पाइटिंग द सॉरी डिपिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जैसे जैसे इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, अब सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें एक वेव चली जिससे ये पता लगाया जाने लगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये अरेंजमेंट इन ये एटम्स में किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इन 1808 John Dalton proposed atomic theory based on the various law of chemical combination known at that time। ठीक है, उस टाइम में जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज थे उसके बेसिस पे जॉन डॉल्टन ने एक थ्योरी दी बेटा। द थ्योरी हैज बीन वेल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग 19th century as it could help in explaining the law of chemical combination। ठीक है, 19th century में मोस्ट एक्सेप्टेबल थी। क्यों? क्योंकि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन थे ये उसको इजीली एक्सप्लेन कर रही थी। हाउएवर द बेसिक कॉन्सेप्शंस of the Dalton that atom is indivisible and has paved to be wrong after the discovery of subatomic particles। हालांकि सर जॉन डॉल्टन ने ये माना था कि जो आपका एटम है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई उनकी ये जो अवधारणा थी वो गलत साबित हुई। जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी क्या? आगे देखिए, ये पोस्टुलेट्स हैं उनके, आपको ये याद करने हैं, पक्का करने हैं। ठीक है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच वॉज फॉर्मुलेटेड बाय लुईसर। देखिए, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें 3 लॉज को उन्होंने प्रूव किया था। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं उनके मास में कोई चेंज नहीं आता है, मास जो है वो कंजर्व रहता है। सेकेंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आपके जो एटम्स होते हैं वो पर्टिकुलर मास के प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो मास के प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं ये ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्रोपोर्शन रहेगा, मींस एक ही रेशियो में वो जुड़ेंगे, ये मल्टीपल रेशियो में भी जुड़ सकते हैं। इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, बस आप अभी इतना याद रखिए कि जॉन डॉल्टन एटॉमिक जो थियरी थी वो इन 3 लॉज को अच्छे से सेटिस्फाई भी कर रही थी और इन्हीं के बेसिस पे थी। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या थे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के? देखिए, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो आपका छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम। इनडिविजिबल है, ये पार्टिकल आपके डिवाइड नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय और ट्रांसफर्ड इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ये जो एटम है ना तो आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना क्रिएट कर सकते हो, ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक एटम को किसी अदर एलिमेंट में। क्लियर? एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हर तरीके से एक दूसरे के सेम होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अलग अलग जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के वो क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड कंबाइन इन ए सिंपल इंटीग्रल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। और ये हमेशा सिंपल इंटीग्रल रेशियो में कंबाइंड होंगे कंपाउंड बनाने के लिए। मींस ऐसा नहीं है ऑक्सीजन का हाफ एटम जाके कंबाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कंप्लीट आपका इंटीग्रल रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, व्हेन एलिमेंट रिएक्ट द अमाउंट में कंबाइन इन मोर देन वन सिंपल होल नंबर रेशियो। जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे और एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रेशियो में, इमेजिन कीजिए वो 1:3 रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं, वो 1:5 के रेशियो में भी हो सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें एंड वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O
जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, वही इनका रेशियो क्या ले लेंगे हम 2:1। वही हम बात करें हाइड्रोजन पर जो आपका क्या है H2O2, जिसमें हाइड्रोजन के भी कितने एटम से 2, ऑक्सीजन के भी कितने एटम से 2, इसमें आपका रेशियो 1:1 है। तो कहने का मतलब क्या है, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं वो जब आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो सिंपल होल नंबर में होंगे, दूसरा सिर्फ एक ही रेशियो में ना होके ये मल्टीपल रेशियोज में भी आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, Dalton's atomic theory has been contradicted with the advancement of science and hence modified on the basis of further researches and discoveries as listed here। देखिए, कई सारी साइंस जैसे जैसे एडवांस हुई और जैसे जैसे और फर्दर डिस्कवरीज होने लगी तो कुछ इसमें भी लूप होल्स या पिटफॉल्स मिले। वो क्या क्या है देखिए, with the discovery of subatomic particles, electron, neutron and proton, it was concluded that atom can further divided। अभी तक उन्होंने क्या कहा था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए, उनका ये जो पोस्टुलेट था वो गलत हो गया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफर। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, ये कह रहे थे कि जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो हर तरीके से सिमिलर होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स के जो एटम्स होंगे हालांकि वो होंगे एलिमेंट एक के ही, बट उनका मास नंबर डिफर हुआ, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर गए। ठीक है, तो उससे ये पोस्टुलेट गलत हो गया। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स प्रूव्ड that atoms of same element may possess different atomic weights। उनके atomic weight differ कर सकते हैं, such that atom of same element may not be identical in all respect। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर काइंड के जो एलिमेंट हैं उनका जो एटम है वो डिफर भी हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या था देखिए, in some cases atom of different element are found to same mass number। ठीक है, अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स थे कई बार उनके मास नंबर सिमिलर देखने को मिले थे। ठीक है, एग्जांपल कैल्शियम एंड ऑर्गन। ठीक है, इनके सेम नंबर होते हैं, मास नंबर होते हैं। तो ये सारे ऐसे लूप होल्स थे जिसकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। ठीक है, और इससे इन्हीं पिटफॉल्स की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से आपके सामने आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, वो क्या है देखिए, द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज which says that atoms are tiniest particle of the matter which takes part in the chemical reaction is however accepted in modern atomic theory with the experimental evidence। ठीक है, हालांकि इस चीज को एक्सपेरिमेंटली एविडेंस लिया गया और इस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। जैसे ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तभी से इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी उसको बेस दिया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द फेनोमेना that takes place when a high voltage is applied through the tube containing gas at low pressure laid the foundation to discovery of fundamental particles। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया एक लो प्रेशर कंटेनिंग गैस में। ठीक है, जिसने आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके डिस्कवरी के लिए बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया। ठीक है, इन 1878 सर विलियम क्रोक while conducting an experiment using a special glass tube called discharge tube found certain visible rays traveling between two metal electrodes। इन्होंने क्या किया, ये देख रहे हैं, ये ग्लास ट्यूब ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, और इनके बीच में हाई वोल्टेज
फ्लो कराया और इस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। दिस दीज रेज आर नोन एज क्रुक्स रेज और कैथोड रेज। इन्हीं रेज को क्या नाम दिया, क्रुक रेज और कैथोड रेज। द डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड इन द experiment is now referred to as Crookes tube और more popularly known as cathode ray tube। ठीक है, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें फिगर समझ में आया। ये आपकी ग्लास ट्यूब है, यहाँ से ये आपका एग्जॉस्ट पंप है जहां से इसमें लो प्रेशर डाला गया है और ये हाई वोल्टेज का सोर्स है जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हाई वोल्टेज डेवलप किया गया है। अब देखिए, ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया कि जैसे ही इन्होंने ये हाई वोल्टेज को लगाया या अप्लाई किया, फिर हुआ क्या, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज लॉन्ग ट्यूब सील्ड एट द टू एंडेड, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, प्लेट ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ ये हाई वोल्टेज में है। द टू प्लेट्स ए एंड बी एक्ट एज इलेक्ट्रोड, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो आपकी ए एंड बी है ये इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही है, जिसमें एक कैथोड है, कैथोड इज नेगेटिवली इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड। ठीक है, there is a side tube which is connected to an exhaust pump. The exhaust pump is used for the lowering the pressure inside the discharge tube. इस discharge tube में लो प्रेशर के लिए ये एग्जॉस्ट पंप है। ठीक है, अब देखिए, ये तो था आपका कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, क्या रहता है, ये सारी चीजें तो हुई आपकी कैथोड रे ट्यूब के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरीके से हमें पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ है। ठीक है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर इसको जो डिस्कवर किया था उसकी जो श्रेय है एक तरीके से कह सकते हैं वो जाता है जे थॉमसन। ठीक है, चलिए एक ट्रिक देती हूँ, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, जिसमें ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर जे थॉमसन, पर पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, नाच एन फॉर न्यूट्रॉन, जे फॉर चा फॉर चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी मिस्टर रदरफोर्ड, ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ईटा पर नाच। ठीक है, आई होप यू विल लाइक। Well, later J.J. Thomson also found that when a high voltage of 10,000 volt was applied between the electrodes present in the particularly evacuated cathode ray tube, a bright spot of light was formed on the screen, which was coated with fluorescent material, which is placed at the other end of the tube. इन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड को अप्लाई किया और एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया आपकी एक स्क्रीन। ठीक है, और जैसे इन्होंने इनके बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, ठीक है, जो आपकी लो प्रेशर वाली जो ट्यूब थी उसमें, तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे थे, फ्लोरेसेंट मिल रही थी यहाँ पे। ठीक है, द फ्लोरेसेंट मटेरियल कोटेड ऑन द स्क्रीन स्टार्टेड टू ग्लो बिकॉज इट वॉज स्ट्रक बाय द रेज which originated from the cathode। ठीक है, इस कैथोड से पर्टिकुलर रेज निकल रही थी जो इस पे जाके हिट कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स दे रही थी। क्लियर, सिंस these rays were emitted by the cathode, he named these rays as the cathode rays। ठीक है, J.J. Thomson and other studied the properties of these cathode rays by conducting the following एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए, जो जे थॉमसन और उनकी टीम थी उन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। मैं यहाँ पे वन बाय वन करके सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट इन इलेक्ट्रॉन की जो ये रेज है या कैथोड रेज है इनकी प्रॉपर्टी जानने के लिए कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं आप ये कहो कि मैम ये सारे एक्सपेरिमेंट याद करने पड़ेंगे क्या, ये एक्सपेरिमेंट आप समझो जिससे आपको ये पता चल सके कि जो ये कैथोड रे निकली है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि जो स्मॉल हमने क्या किया उसमें कि एक मेटल का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमने इसके बीच में रख दिया। अब देखते हैं होता क्या है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को रखा
और जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे फिर से इन्होंने वही हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने पे हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन क्या हुई बेटा, यहाँ पे एक शेडो मिलती है। ठीक है, कैथोड के अपोजिट में यहाँ पे आपको एक शेडो मिली। अब शेडो मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि जो ये रेज यहां से निकल रही हैं वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। यस, अब इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड से जो रेज निकल रही हैं, दैट मींस जो आपकी कैथोड रेज हैं वो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती हैं। क्लियर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हमें ये कंक्लूजन मिला। तो नंबर 1 याद आप रखिएगा, कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब एक्सपेरिमेंट 2 नंबर क्या किया, यहाँ पे इन्होंने लाइट पेडल व्हील रख दिया और जैसे ही इन्होंने इसमें क्या कराया, इनको मूव कराया, तो ये क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। ये रोटेट करने लगी बेटा। जैसे ये रोटेट करने लगी, इससे उन्हें पता क्या चला कि बेटा देखो ये रोटेट कब करेगा, जब इसके ऊपर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इसको हिट करेंगे। यस, और इमेजिन करो अगर कोई पार्टिकल्स आ रहा है उसको हिट कर रहा है, तो पहली बात तो उसमें मास होगा, दूसरा कि क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में है तो जाहिर सी बात उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रोड, इस वाले इलेक्ट्रोड से जो रेस निकल रही थी, उन इलेक्ट्रोड्स के इन रेस के पास पर्टिकुलर मास भी होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन्होंने क्या किया कि अभी ये जो रेस निकल रही थी, जो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही थी, इन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए कि वास्तव में अगर मैं इनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इनके पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ। जैसे डिफ्लेक्शन हुआ, इससे हमें ये पता चला, और क्योंकि ये डिफ्लेक्शन भी किस तरफ आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आया, दैट मीन्स ये जो रेज आ रही है इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, मीन्स जो ये कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करती हैं। क्लियर, नेक्स्ट, अभी तो हमने इन्हें क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लगाया था, अभी क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बेटा, तो ये देखते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये क्या करेंगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ टिल्ड करेगी, इनके पास मास होगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होंगे। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब तक हम ये सारे कंक्लूजन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में देखा और अलग अलग चार्ज देखे। तो इसने क्या देखा कि जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैसेस को चेंज कर भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो गैस है वो कोई भी हो, उनके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये सब जब हम उनपे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उनपे फर्क पड़ता है। ठीक है, और हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने एक रेशियो निकाला जिसको इन्होंने E/m रेशियो नाम दिया। ठीक है, जिसको इन्होंने मास रेशियो भी कह सकते हो, चार्ज टू मास रेशियो, इसे स्पेसिफिक चार्ज भी कह सकते हो, या E/m रेशियो भी कह सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या पता चली हमें, देखिए हमेशा एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है जो एक स्ट्रीम के फॉर्म में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होंगे और बाद में इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके पाथ में डेविएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मास होता है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और गैस के लिए न्यूट्रल होती हैं, इनकी उसमें कोई भी गैस फिल कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे
और आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली होंगी। आपने अगर कुछ सीखा है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।